नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह हमारे सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ भारत में जितने तरह के भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वह रेलवे हो, SSC हो या फिर IB हो या फिर PCS, अदर PCS या IAS, इन सभी एग्ज़ाम में आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा गया है। दोस्तों, हर एक बार पूछा जाता है, हर प्रश्नों में पूछा जाता है। और जो हम आज पहला प्रश्न चर्चा करने जा रहे हैं, यह झारखंड के JPSC एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। और दोस्तों, यह जितने भी एग्ज़ाम अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये सारे IAS या PCS जितने भी लोअर एग्ज़ाम हैं, उन सभी में यह प्रश्न पूछा गया है। इसलिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और झारखंड सचिवालय के लिए भी, क्योंकि भारत के मैपिंग सेक्शन से हमेशा झारखंड के सचिवालय में एक प्रश्न रहता है, तो इसलिए यह टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ध्यान से वीडियो में अंत तक बने रहें। यह छोटा वीडियो है, एकदम छोटा है दोस्तों, जिससे आपको यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न आप सही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ये अगर ये प्रश्न देखा जाए तो यह 2016 में जो छठा JPSC हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह से दोस्तों, इस प्रश्न को हल्के में ना ले, क्योंकि कभी कभी यही प्रश्न इंसानों लोगों से गलती हो जाता है, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखें। तो चलिए आप लोग बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो कितना स्थान है? पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा 6ठा, तीसरा 7वां और चौथा 8वां। तो कितना स्थान है दोस्तों? तो भारत का स्थान 7वां है। अगर हम लोग सीरियल क्रम में देखेंगे कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप लोग बताइए सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो चलिए हम लोग एक बार इसे ही रफली इसको देख लेते हैं कि अगर सीरियल नंबर से हम लोग देखने पे आए तो सबसे एक नंबर पे हो जाएगा रूस। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? तो दूसरे नंबर पे कनाडा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कनाडा। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग देखेंगे तो USA हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे तो चौथे नंबर में हमारा चीन जो है वह चौथे नंबर का बड़ा देश है। अगर पाँचवें नंबर पे हम लोग बात करेंगे तो पाँचवें नंबर में ब्राज़ील जो है वह 5वां बड़ा देश है। अगर छठे नंबर की बात करेंगे तो छठे नंबर में दोस्तों यहीं पे लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वह भारत से बड़ा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह छठे नंबर का सबसे बड़ा देश है इस विश्व में, और 7वें नंबर पे हमारा भारत है। अगर इसके बाद की बात करें तो आठवें नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो 8वें नंबर पे अर्जेंटीना होगा, 9वें नंबर पे कजाकिस्तान होगा और 10वें नंबर पे अल्जीरिया होगा। ठीक है, तो चलिए यह सीरियल क्रम है। पहला होगा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा USA, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत और उसके बाद 8वां अर्जेंटीना, 9वां कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया। इस तरह से इन सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे सार तैयार होता है। हम लोग एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग का समाप्त होता है। अगर हम लोग अब दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल जो है वह विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 2.72%, दूसरा ऑप्शन है 2.4% और तीसरा ऑप्शन है 17.5% और चौथा है 1.8%। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत का जो परसेंट है विश्व के परसेंट का वह कितना है, तो वह 2.4% है। 2.4% है। और यह झारखंड की जनसंख्या जो है दोस्तों वह है 2.7%। भारत की जनसंख्या से झारखंड की जनसंख्या का परसेंट है वह 2.72% है। अगर हम लोग 17.5% की बात करें तो विश्व की जो जनसंख्या है उसमें भारत की जनसंख्या का परसेंट जो है वह 17.5% है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का भी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 2.4 होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर
कर्क रेखा गुजरती है? कितने भारतीय राज्य है जिससे होके कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने राज्यों से होके गुजरती है दोस्तों? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 8 राज्यों से होके गुजरती है। लेकिन अब यह 8 राज्य कौन कौन सा है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछा गया भी है। तो चलिए, अब 8 राज्य कौन सा है उसका ट्रिक मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए उसका ट्रिक जो है वह है गमछा, गमछा, झाड़, झाड़, MBT। ठीक है, गमछा झाड़ MBT। अब यहाँ पे गमछा झाड़ MBT का मतलब हुआ दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, हम लोग भारतीय इतिहास में एक पागल शासक के रूप में जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। तो यहाँ पे MBT। तो यहाँ पे देखिए अब कौन कौन से वह 8 राज्य है। तो पहला है ग, तो ग से मेरा क्या हो जाएगा? तो ग से गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ग से गुजरात हो जाएगा। मैं एक ऐसा राज्य गुजरात है जो कर्क रेखा वहाँ से गुजरती है। दूसरा म है, तो म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होके गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, तो 6 से छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी जो है वहाँ से मेरा क्या निकलता है? कर्क रेखा गुजरता है। तो यहाँ से 3 राज्य हो चुका, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे झा से झारखंड हो गया। ठीक है, झ से झारखंड हो गया और र से राजस्थान हो गया। ठीक है, तो झारखंड से, झारखंड में भी निकलता है, झारखंड से भी गुजरता है कर्क रेखा और राजस्थान से भी गुजरता है। तो इस तरह से 5 हो गया। अब मेरे पास और 3 राज्य बच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे और 3 राज्य कौन कौन सा है? तो यहाँ पे यह 3 राज्य जो है मेरा, उसमें से मिजोरम हो जाएगा, M से मिजोरम हो जाएगा और B से बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा और T से त्रिपुरा। तो इस तरह से यह 8 राज्य जो है वो यहाँ से हमारा क्या निकलता है? गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले जो अक्षांश होता है, उत्तरी अक्षांश, उसी को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा से हमारे भारतीय राज्यों में से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। चलिए, अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत का अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात किया है। सुदूरस्थ मतलब कि यहाँ पे कोई मुख्य भूमि की बात नहीं किया है, एकदम जो सबसे दक्षिणतम है उस दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात की गई है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन का आंसर कन्याकुमारी हो जाता, अगर मेरा पूछ देता कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमि का अगर पूछता तो इस प्रश्न का सही उत्तर कन्याकुमारी हो जाता। लेकिन यहाँ पे मुख्य भूमि नहीं दिया है, इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट होगा। अब इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और यह इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो यह इंदिरा पॉइंट दोस्तों हमारा ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, बड़ा निकोबार जो है उसी में मेरा यह इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अब बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है, इसके बारे में हम लोग को पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मणिपुर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य हमारा सीमा बनाता है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मणिपुर जो है वह बांग्लादेश से टच नहीं होता है, और जो टच नहीं होता है वह सीमा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बांग्लादेश से देखते हैं कौन कौन सा राज्य जो है हमारा टच करता है। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल जो है यह बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करता है। इसी के साथ असम जो है यह भी मेरा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। और साथ ही साथ दोस्तों मेघालय जो है यह भी हमारा सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, मेघालय। और मेघालय के बाद दोस्तों त्रिपुरा जो है वह भी मेरा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। और त्रिपुरा के बाद मिजोरम।
ठीक है, मिजोरम। तो मिजोरम जो है यह मेरा सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ। तो इस तरह से कितने राज्य हो गया? तो पहला पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, ठीक है, और पांचवा मिजोरम। इस तरह से पश्चिम बांग्लादेश के साथ हमारा 5 राज्य जो है वह सीमा बनाता है। तो यहाँ पे मणिपुर नहीं आया है, तो मणिपुर जो है वह हमारे भारतीय राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और कौन कौन सा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल बनाएगा, असम बनाएगा, मेघालय बनाएगा, त्रिपुरा बनाएगा और मिजोरम, ये सारे सीमा बांग्लादेश को टच करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? अब ऐसा कौन सा राज्य जो है वह हमारा जिसका सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? नहीं मिलने वाला का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा राज्य जो है उसका सीमा भूटान के साथ नहीं मिलता है? तो मेघालय जो है इसका सीमा किसके साथ नहीं मिलता? भूटान के साथ, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। तो बांग्लादेश के साथ यह सीमा बना रही है, भूटान के साथ नहीं बना रही है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि भूटान के साथ आखिर कौन कौन सा राज्य जो है वह हमारा सीमा बनाती है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश यह हमारा भूटान के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद असम जो है यह भी हमारा भूटान के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल जो है यह भी हमारा भूटान के साथ सीमा बनाता है। और एक मेरा सिक्किम, सिक्किम जो है यह भी मेरा किसके साथ? भूटान के साथ सीमा बनाता है। तो इस तरह से 4 राज्य जो है हमारा भारत का वह भूटान के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर मेघालय जो है यह भूटान के साथ सीमा नहीं बनाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अब यहाँ पे हम लोग का अगर देखेंगे तो अगर भारत की नक्शा इस तरह से अगर हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पे म्यांमार देखेंगे, ठीक है। म्यांमार देखेंगे तो म्यांमार के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे करके भारत बनाएंगे तो यहाँ पे जो होता है यही एरिया में म्यांमार है, ठीक है। यह पूरा जो एरिया है यह हमारा मध्य एशिया वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे एशिया वाला जो कंट्री है यहाँ पे लाओस, सिंगापुर, ये सब मेरा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट के नीचे में ही हमारा म्यांमार एक देश है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय राज्य का कौन सा ऐसा है जो म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है? तो यहाँ पे अगर इस एरिया में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश दिखता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा म्यांमार की सीमा बनाती है। अब वहीं अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के किनारे किनारे में म्यांमार अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ, अब भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश का टच करता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। स्थलीय सीमा, ठीक है दोस्तों, जलीय सीमा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ स्थलीय सीमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेरा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे ज़्यादा राज्य का जो सीमा है वह टच करता है। तो कौन सा है दोस्तों, कितना टच करता है? तो यहाँ पे 4096 अर्थात 4096.7 किलोमीटर एरिया जो है यह बांग्लादेश से हमारा टच करता है। 4000 दोस्तों, बहुत बड़ा एरिया जो है वह हमारा बांग्लादेश से टच करता है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच अलग करने वाली कौन सी सीमा है, उसका नाम आपको बताना है। तो आप लोग सबको पता है कि कौन सी सीमा है। तो भारत और पाकिस्तान किस सीमा के द्वारा अलग होता है, किस लाइन के द्वारा? तो दोस्तों रेड क्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान अलग होता है, ठीक है। रेड क्लिफ एक ऐसा व्यक्ति था
जिसके अनुसार ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, मतलब सीमा का निर्धारण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ लाइन के द्वारा होगा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डुरंड लाइन जो है वह भारत और का किसके साथ सीमा का निर्धारित करती है, अर्थात अलग करती है? तो किसके साथ करती है दोस्तों? तो अफगानिस्तान के साथ करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान और भारत के बीच अगर अलग करने वाली रेखा के बारे में पूछा जाए तो यह डुरंड रेखा होगा। ठीक है, डुरंड लाइन होगा, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, चलिए इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है? पहला ऑप्शन है स्वेज नहर के द्वारा, दूसरा है पाक जल संधि के द्वारा, तीसरा खंबात की खाड़ी के द्वारा और चौथा कच्छ की खाड़ी के द्वारा। तो किसके द्वारा अलग होता है दोस्तों? तो यहाँ पाक जल संधि के द्वारा, अर्थात पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका जो है वह अलग होता है। या पाक स्ट्रेट अगर क्वेश्चन पूछ दे तो पाक स्ट्रेट ही पाक जल संधि को पाक स्ट्रेट भी कहा जाएगा, पाक जल डमरू भी कहा जाएगा, पाक जल संधि भी कहा जाएगा। यह तीनों नाम रहेगा तो आपको समझ लेना है यह एक ही है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, अर्थात बांटा गया है? तो दोस्तों कितने प्राकृतिक विभाजों में बांटा गया है? तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, अगर इस प्रश्न का सही उत्तर देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा 4। अब कौन कौन सा वह 4 है प्राकृतिक प्रदेश, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर का मैदान, अगर हम लोग उत्तर का मैदान देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर में हम लोग अगर देखेंगे तो हिमालय वगैरह हो गया, हिमालय का जो पर्वत हो गया, तीन सभी पर्वतों को हम लोग एक भाग में रखते हैं, एक प्राकृतिक प्रदेश में रखते हैं। तो उत्तर का पर्वतीय जो प्रदेश है उसको हम लोग पहला पार्ट में रखते हैं, पहला भाग में। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा में जो विशाल मैदान भारत का है, जैसे कि गंगा यमुना का जो मैदान है, इन सभी का मैदानों को हम लोग विशाल मैदान के अंतर्गत रखेंगे और इसे दूसरे भाग में रखते हैं। तीसरा जो है दोस्तों यह प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, जो पठार है हमारे यहाँ का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको तीसरे प्राकृतिक प्रदेश में रखते हैं। अब प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं दोस्तों? तो वैसा जगह, वैसा स्थल जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वह उसी को हम लोग, जैसे यहाँ अगर इसको देखिएगा तो इधर पानी और इधर पानी, तो इस वाले इलाका को हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायद्वीप वाले में जो दक्कन वगैरह का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, यह सब पठार हमारा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, और चौथा जो है वह मेरा जो हो जाएगा तट एवं जो द्वीप है, जैसे हमारा अंडमान निकोबार, मिनिका, ये सब जो द्वीप है यह सब मेरा जो हो जाएगा तट एवं द्वीपीय समूह के अंतर्गत। तो इन्हीं 4 प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में भारत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहाँ में से आप लोग को बताना है, इसमें से जो दिया हुआ है इस प्रश्न में से, उनमें से बताना है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा विंध्याचल, तीसरा अरावली और चौथा सतपुड़ा। तो कौन सा पर्वत है जो दोस्तों सबसे प्राचीन है? तो हम लोग जानते हैं जो अरावली पहाड़ी है वह मेरा सबसे प्राचीन है। विश्व की सबसे प्राचीन जो अगर भारत में देखेंगे तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वह अरावली है। हिमालय तो दोस्तों यह नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो यहाँ अरावली जो है यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चलिए इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाईमुडी है। ठीक है, अनाईमुडी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और डोडा बेटा जो है वह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
यह नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी है। अमरकंटक जो है यह मध्य भारत की है ऊंची चोटी, महाबलेश्वर की। इसी तरह महेंद्रगिरी भी एक ऊंची चोटी है, लेकिन यहाँ पे जो अनाईमुडी है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ देता नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह डोडा बेटा होता। ठीक है, तो चलिए इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है वह स्थित है, यही प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत, तीसरा है राजमहल पहाड़ियाँ और चौथा है अरावली पहाड़ियाँ। तो कौन सा पर्वत है दोस्तों जो कि हमारा नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है, तो यहाँ पे सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा जो है यहाँ पे अगर हम लोग सतपुड़ा बोलेंगे, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा के उत्तर में दोस्तों यह नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। और अगर दक्षिण में देखेंगे तो यह ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी उत्तर में, नर्मदा नदी उत्तर में और ताप्ती नदी दक्षिण में। तो किसके उत्तर में, तो सतपुड़ा पहाड़ के उत्तर में नर्मदा नदी और सतपुड़ा पहाड़ के दक्षिण में ताप्ती नदी। तो इस तरह से जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ है यह मेरा दो नदियों के मध्य स्थित है, दो नदियों की श्रृंखला के मध्य सतपुड़ा पहाड़ी की श्रेणी स्थित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट से मिलती है। पूर्वी घाट जो है वह पश्चिमी घाट से मिलती है। किस पहाड़ी पर, तो किस पहाड़ी पर मिलती है, हम लोग सबको पता है कि नीलगिरी पहाड़ी पे ही हमारा जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है वह मिलती है। देखिए अगर हम लोग ऐसे करके अगर हम लोग भारत की नक्शा बनाएंगे तो यह मेरा हो गया पूर्वी घाट और यह हो गया पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे यह दोनों पर्वत जो है यह नीलगिरी पहाड़ी पे आके ही मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर नीलगिरी की पहाड़ी होगा। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी पे ही हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके दोनों आपस में मिल जाती है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला इनमें से किस राज्य में स्थित है। अब नीलगिरी पर्वतमाला है वह किस राज्य में स्थित है, तो आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। तो नीलगिरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो नीलगिरी जो पर्वत है वह तमिलनाडु में स्थित है। महाराष्ट्र ऑप्शन दिया हुआ तो यह नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा, उत्तराखंड तो ऊपर में है नॉर्थ में, तो यह भी नहीं होगा। तो अगर हमसे पूछ दिया जाए नीलगिरी जो पहाड़ी है वह भारत के किस किस राज्य में इसका फैलाव है, तो किस किस राज्य में है दोस्तों, तो तमिलनाडु तो है ही, तमिलनाडु के साथ यह केरल में है और केरल के अलावा इसका फैलाव कर्नाटक में भी है। ठीक है, तो तमिलनाडु यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ जो है वह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक या 3 राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ी का फैलाव होता है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है। सेवराय की पहाड़ी जो है वह किस राज्य में स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो सेवराय की पहाड़ी जो भी है दोस्तों वह भी तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में कहाँ पे है, तो यह तमिलनाडु में सलेम कस्बा के पास स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह अलग से पूछा नहीं जाएगा, यह सिर्फ जनरली राज्य पूछा जाता है। तो सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरह से आज का प्रश्न हम लोग का समाप्त होता है। दोस्तों हमारे द्वारा एमएसएच क्लासेस के द्वारा टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया गया है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। 10 टेस्ट के लिए दोस्तों 300 रुपये रखा गया है। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि हम लोग दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का इतिहास का, भूगोल का और पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का और यहाँ तक कि करंट अफेयर्स के बाद यहाँ पे कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, इन सभी का क्लास धीरे धीरे हम लोग करेंगे दोस्तों। और जहाँ तक हो सकता है अच्छा से अच्छा स्कोर करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों को हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हर एक दिन 15 से 20 प्रश्न करते हैं और यह प्रश्न आप लोगों को एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेस्ट सीरीज से अवश्य जुड़े। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पुराना लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप लोग पुराना लेक्चर देख
देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।